ईटीवी भारत में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हमारे साथ आज जुड़े हैं फॉर्मर एमएनए नुकड़ा नम्या सर। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया ईटीवी भारत और आपके माध्यम से मैं सबको जुड़े सलाम और जय हिंद। सबसे पहले देवेंद्र सर, मैं ये पूछना चाहूंगी 370 हटने और जेएनके को दो हिस्सों में बांटने के बाद पाक यूनियन टेरिटरी बना है, और अब जब आप पीछे देखते हैं तो आपको क्या लगता है इस चेंज का गवर्नेंस और डेवलपमेंट और ऑटोनॉमी पर क्या असर होता है सर? देखिए 370 370 एब्रोगेशन ऑफ 370 की जब बात करें तो एक चीज हमेशा वो डिस्कशन में नहीं आता है, वो किताब क्या था। पूरे भारतवर्ष को ये भी मालूम होना चाहिए कि सन 1947 से पहले बिफोर इंडिपेंडेंस हम पहले तो एक नंगल डायनेस्टी के अंदर सेपरेट एज अ सेमी इंडिपेंडेंट किंगडम था। उसके बाद हम डोगरा रूल में आए। उसके बाद जब इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन हुआ था इस तरीके से जेल के तो इंडिया में मर्ज हुआ था विद सर्टेन कंडीशन, उसमें लद्दाखियों का एप्रीहेंशन और लद्दाखियों का जो डिमांड था वो उस वक्त के भारत सरकार ने भी कभी नहीं पूछा। तो हम क्या कहते हैं कि उस इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के लपेटे में सीधी सी तौर पर बताऊं तो अब 370 और 35A के अंदर भी काफी हमें प्रोटेक्शन था इस टाइम पूरे जेल के और लद्दाख को एज अ पार्ट ऑफ जेल के लद्दाख को भी थे 80 और 370 है। और ये 2019 में जब ये एब्रोगेशन ऑफ 370 बिल पास किया गया तो उससे पहले हमारे में सेटअप था सेल्फ ऑटोनॉमी में लद्दाख ऑटोनोमस डेवलपमेंट काउंसिल जो एक्ट है 1997, उसने एक ऑटोनॉमी का दर्जा दिया हो। अदरवाइज वो भी एक इंस्टीट्यूशनल नहीं, उसमें लेजिस्लेटिव पावर नहीं है। जब 2019 के बाद जब इनिशियल युग हो रहे थे लोगों ने बहुत खुशी महसूस किया कि अब हम अपना मुस्तकबिल तय करेंगे, अपना पॉलिसी फ्रेम करेंगे। जो चीज सोचा गया था बनने के एक साल में ही है 2020 सितंबर 20 में फिर लोगों को ये महसूस होने हुआ कि यहाँ पर वर्चस्व जो जो ब्यूरोक्रेट्स ने लेकर रखा है डिसीजन मेकिंग में हमारा कोई उसमें रोल नहीं है। तो हिल कौंसिल जो एग्जिस्टिंग है विच इज स्टैट्यूटरी बॉडी है वो भी लगने लगे है कि पावर कंप्लीट है, ब्यूरोक्रेट्स का ज्यादा चलने लगे, उनकी सुनवाई कम हो गया। ऐसे मौका भी आए, ऐसे मंजर भी आए हिल कौंसिल के चेयरमैन और हिल कौंसिल के काउंसिलरों को गवर्नर साहब राष्ट्रीय पद पे करने में बैठे। एक साल का जितना भी हमें जोश था, जितना भी खुशी महसूस हुआ, वो टर्न हुआ इन द फॉर्म ऑफ एपेक्स बॉडी और केडी-1 2020 में फॉर्म हुआ था। तो लोगों में महसूस हुआ कि अब हमें एक कॉन्क्रीट सेफ गार्ड चाहिए। अब लद्दाख 370 के पास कैसे बेसिक गवर्नमेंट हुआ, कॉन्स्टिट्यूशनल जो नुमाइंदे होते हैं, एमपीस होते हैं, एमएलएस होते हैं, एमएलसीस होते हैं। 370 के अंदर जब हम वेस्ट वाइट जेल के साथ 4 एमएलए थे, सांसद कारगिल ले और नूर, और उसके ऊपर एक एमपी थे हमें और जो अभी भी है, और 2 एमएलसी हुआ करते थे। कभी कभी हम रीजनल पार्टी ब्लेसिंग हुआ करते थे कि एक राज्यसभा का एमपी भी मिलते थे। तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल जो पोजीशन था वो काफी डाउनग्रेड हुआ उसकी वजह से। तो एलएसडीसी 2 है कारगिल और विच इज टोटली स्टैट्यूटरी है, जिसको लॉ मेकिंग पावर नहीं है। वो एक एग्जीक्यूटिव एजेंसी बस मेरी है। मैं कहता हूँ कि सेटअप में ये महसूस हुआ कि ये हमारे साथ ठीक नहीं। तो आर्टिकल 370 के हटने के बाद जो लद्दाख को प्रोमिसेस किए गए हैं, क्या वो पूरा हुआ है सर? देखिए जिस तरीके से मैंने एक हिस्ट्री को आपको एक आईना दिखाया, तो लद्दाखियों को हमेशा एक गारंटीड रहा और यूटी विद लेजिस्लेचर की डिमांड थे, हमारा क्लेम भी यही था। तो कहता है एक एजेंडा के तहत
एप्रोगेशन ऑफ 370 हुआ है, और बीजेपी का एक मैनिफेस्टो में ही था नेशनल लेवल, तो जब पावर में आएंगे तो 370 को हटाएंगे। हालांकि एक स्ट्रेटेजिक एरिया है जहां ईस्टर्न साइड में चाइना और यहाँ नॉर्दर्न साइड एक्सट्रीम में पाकिस्तान, दोनों से हम गल्फ है, उस चीज को कभी मद्देनजर नहीं रखा। तो लद्दाखियों में ऑब्वियसली ये फील हुआ कि हमें डिसएम्पावरमेंट हुआ है, अपने हक के हकूक के लिए आप पॉलिसी फ्रेम या कोई भी चीज हमारे हाथ में नहीं रहा। तो एक शांति तरीके से एक एपेक्स और केडीए का एक बॉडी फॉर्म किया और मुद्दे को आगे लेता रहा, जो कि आज की तारीख में चल। जब हम लद्दाख के डोमिसाइल के बारे में बात करते हैं सर, ले एपेक्स बॉडी और नादिर डेमोक्रेटिक अलायंस ने लद्दाख के डोमिसाइल का कट ऑफ डेट जो है वो 1989 का डिमांड किया है सर। तो आपके हिसाब से क्या लगता है वो कितना कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है सर? देखिए, हमारे देश में खूबसूरती है कि एक इंडिजिनस, एक इंडेंजर स्पीशीज, कई ऐसे जानवर होते हैं जैसे लद्दाख में है, ब्लैक नेकेड क्रेन होता है, क्योंकि नेशनल बर्ड है, पीकॉक जैसे होते हैं। जब सरकार ने विजन है इंडिजिनस जानवरों को बचाने के लिए, और एक सवाल पैदा होता है कि लद्दाख जो है 98% जो ट्राइबल सर्टिफिकेट होल्डर है घर में, तो इस इंडिजिनियस को भी बचाना सरकार का जिम्मेवारी है। उसको मद्देनजर रखते हुए भारत सरकार ने 1989 में लद्दाख खित्ते को एक ट्राइबल शेड्यूल ट्राइब को हमें ग्रांटेड किया हुआ था उस टाइम। तो अब ये फर्ज बनता है कि जब डोमिसाइल की बात, कोई आजादी नहीं मांग, देखिए एक स्ट्रेटेजिक एरिया है, ये हमें जहन में रखना होगा कि यहाँ पर पाकिस्तान और चाइना दोनों का, जिस तरीके से हमारा गलवान का हादसा हुआ था और 62 का हादसा हुआ है, इस स्ट्रेटेजिक एरिया को आपको किस तरह से एम्पावर करना है। और यूटी बनने के बाद लद्दाख खित्ते को जो ट्रू नेशनलिस्ट है, अगर मैं पूरे भारतवर्ष में अगर कोई नेशनलिस्ट होगा तो मेरे ख्याल में लद्दाखियों के बराबर कोई नहीं है। तो डोमिसाइल कट ऑफ है अभी एपेक्स ऑफ केडीए ने जो डिसाइड किया है 1989, तो उसको आपने पूछा कि वो कितना जायज है या वैलिड है कॉन्स्टिट्यूशनली, तो हमने कोई वो रेंडमली कोई तीर मार के ऐसे आपने नहीं बताया कि 89 का। तो एपेक्स केडीए का ये मानना है, मेरा खुद मानना है ये, कि 1989 जो आजादी के बाद जो हमारे पास जो डोमिसाइल या आइडेंटिटी को बचाने का एक कॉन्स्टिट्यूशनल टूल था, तो वो 35A टीआरसी स्टेट सब्जेक्ट जो हमारे पास था, जो कि 1952 में 54 में ग्रांट हुआ था, वो एब्रोगेट हो चुका है और अभी वापस आएगा। सेकंड, आप कॉन्स्टिट्यूशन में पूरा आजादी के बाद हमें क्या मिलता है, तो एक भारत सरकार ने जो दी हुई एक प्रमाण है हमारे पास, शेड्यूल ट्राइब सर्टिफिकेट 1989 में दिया था। और वो जो 1989 का जो शेड्यूल ट्राइब का जो हमारा ऑर्डर है, वो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 में चैप्टर नंबर 6 में वो इंक्लूड है, अभी भी इंटेक रखा है उसने। तो मैं ये कभी नजायज नहीं समझूंगा कि अगर के एपेक्स और केडीए लद्दाख के अवाम 1989 का एक डोमिसाइल कट ऑफ अगर वो डिमांड करते हैं, तो मैं बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशनली ये जायज है, क्योंकि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल है। उसको सुप्रीम कोर्ट ने भी उन पर वर्डिंग आया है कि ये ठीक रहा, ठीक है। तो मेरे ख्याल में अब एमएचए को, भारत सरकार को लद्दाख को 1989 का टॉप प्लेयर राशि बना आने वाले टॉक्स में ख्याल में वो एक्सेप्ट करना चाहिए इसको इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ ट्राइबलिस्ट ऑफ। जब हम बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट के बारे में सर, तो क्या आपको लगता है कि एम्प्लॉयमेंट का जो मसला है अब तक गवर्नमेंट ने प्रॉपर्ली एड्रेस नहीं किया है, और इस वजह से यूथ, बहुत सारे यूथ जो है सफर कर रहे हैं, वो डिप्रेशन में जा रहे हैं। सो सरकार को इस पर क्या स्टेप्स लेने चाहिए, आपको क्या लगता है? देखिए, अनएम्प्लॉयमेंट का इशू से देखिए एक उम्मीद के साथ भारत सरकार ने एडवोकेट 370 और 31A को एक बैरियर बनाया है डेवलपमेंट एक्सपेक्ट प्रॉस्पेरिटी के इसमें, चाहे वो JNK-UT हो या लद्दाख। तो 2019 6 साल में
एंड आप यकीन नहीं करोगे कि कोई भी रिक्रूटमेंट रूल बनने में 2-3 साल लगते हैं एक स्पेसिफिक डिपार्टमेंट में, रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट का एक अपना रिक्रूटमेंट रूल होता है। तो रिसेंटली इस पार्लियामेंट में एक समाजवादी पार्टी के एमपी ने एक क्वेरी रेस किया है कि किताब का क्या अभी अनएम्प्लॉयमेंट रेट में। तो अब उन्होंने एक जवाब दिया कि 3,000 जो 96 पोस्ट है उसमें से हमने 3,172 वो है उन्होंने फिल, जो कि हमारे यूटी गवर्नमेंट भी बोलते हैं और बीजेपी के भी बोलते हैं। तो अभी 424 कुछ हमारा बजट है अभी भी पोस्ट। एंड सेकेंडली 1,200 गेजेटेड है जो फिल नहीं हुआ है जस्ट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ लद्दाख पब्लिक सर्विस कमीशन इन लद्दाख। तो उन्होंने ये और एक और सर्वे का एक रिपोर्ट आया कि लद्दाख क्षेत्र में जो अनएम्प्लॉयमेंट जो रैंक है 4 नंबर और इंक्लूडिंग जो उससे ऊपर था लक्षद्वीप था, अंडमान निकोबार सब था, उससे अनफॉर्चुनेटली सब यूटी था। तो इस वक्त लद्दाख में जो अनएम्प्लॉयड जो बच्चों का काफी एप्रीहेंशन है, वो काफी डिप्रेशन में जा रहे हैं। हम ये नहीं मान रहे कि 100 में से 100 को आप क्या सरकारी नौकरी दो। जो हमें जो अवेलेबल पोस्ट है जो आपने 6 साल से लिंगरिंग में रखा हो जस्ट बिकॉज, क्योंकि उसमें क्या है आपका एक और चीज में कहना चाहता हूँ कि भारत सरकार ने जो स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट में जम्मू एंड कश्मीर को जम्मू एंड कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन जो इंटेक बना है और उसके नीचे पॉइंट नंबर 3 में उन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन किया हुआ है, उस एक लाइन को भी कभी यूटिलाइज नहीं किया भारत सरकार ने आज के टाइम में कि उसमें साफ सुथरा लिखा है कि यूपीएससी with the approval of the President of India shall serve need of Ladakh regarding the Ladakh Public Service Commission। तो इस 2 लाइन को भी उन्होंने हमारे लिए एक प्रवश की तरह यूज नहीं किया क्योंकि उस प्रोविजन को लेके हमें ये लद्दाख पब्लिक सर्विस कमीशन दे सकता था, ठीक है जी। तो आर्टिकल 15 में भी एक प्रोविजन होता है कि आपका मतलब ये आर्टिकल 315 है और ये 309 है, 244 में भी कुछ प्रोविजन है जिसमें से कि लद्दाख को या आप लद्दाख पब्लिक सर्विस कमीशन से दे सकते हैं, जब वो हमें हाई कोर्ट कॉमन है जैन के और लद्दाख के लिए तो क्यों नहीं हो सकते। उसके वजह से भी 6 साल हो गया कोई भी गेजेटेड पोस्ट आज तक जुड़ी नहीं। ऑब्वियसली लद्दाख के अनएम्प्लॉयड काफी डिप्रेशन में है, दैट इज पेरेंट्स के साथ पेरेंट्स भी डिप्रेशन में। तो सर प्रेजेंट सिचुएशन को देखते हुए मैं ये भी पूछना चाहूंगी, लद्दाख के लोगों ने चाइना और पाकिस्तान की एग्रेशन को रोकने के लिए इंडियन आर्मी और गवर्नमेंट के साथ कैसे योगदान दिए हैं, क्योंकि बहुत सारे जो वॉर्स है लद्दाख में रहे गए, इसके बारे में आप क्या? मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि किसी मीडिया ने आज तक ये सवाल कभी नहीं पूछा। मेरे ख्याल में पूरे भारतवर्ष को ये मालूम होना चाहिए कि लद्दाख क्या है। देखिए अगर मैं दोहराऊं तो लद्दाख नेशनलिस्ट की बात करेंगे तो लद्दाख जैसा जो वेस्टर्न विद मदर इंडिया, तो लद्दाख में खूबसूरती क्या है कि हमारे पास सर्टिफिकेट है जो नेशनलिस्ट होने का। आप यकीन करोगे कि हमारे यहाँ लद्दाख स्काउट रेजिमेंट है और आप वेरियस सोर्स में आप पता कर लीजिए लद्दाख स्काउट रेजिमेंट है जो है वो हाईएस्ट डेकोरेटेड है आज इंडियन आर्मी में। 850 गैलेंट्री अवार्ड्स का वो सर्टिफिकेट है और जिसमें है महावीर चक्र, वीर चक्र, अशोक चक्र और ये सेना मेडल है, मिशन डिस्पैच है, जितने भी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का बैनर भी है, जितने भी अवार्ड लद्दाख स्काउट के पास है मेरे ख्याल में किसी रेजिमेंट के पास नहीं हो। अब आता हूं मैं उसका हमने कैसे निभाया भारत माता के साथ। देखिए सन 4862 में 1962 में आप यकीन करोगे कि नुब्रा जैसे एरिया में जब चाइनीज, तब तो हमारे पास उतना वेल इक्विप्ड नहीं था इंडियन आर्मी, तब हमने एक फर्स्ट एयरपोर्ट ही बना दिया लोकलों ने बिना हथियार के, है ना। उनके पास सिंपल जो एग्रीकल्चर टूर था उसको लेके हमने फर्स्ट एयरपोर्ट आज भी है और वो मैक्सिमम यूटिलाइज हुआ 1962 में। और 1971 वार में
आजकल तो आपने देखा रिसेंट एग्रेशन जो हुआ है, टेंशन बिटवीन पाकिस्तान और चाइना, इंडिया और पाकिस्तान के साथ, तब तो ड्रोन्स आता है, ये आता है। अब 71 जैसे वार में उस टाइम हथियार भी हमारे पास इतना अच्छा नहीं था, तो 303 था हमारे पास, 303 जो फेमस जो वेपन है। तो नुब्रा जैसे इलाके में 71 में तुर्क जैसे एरिया में अंदर घुस के पाकिस्तान में, जो अभी हम बोलते हैं कि बलूचिस्तान को आजाद करना चाहिए, तुर्क जैसे एरिया में नुब्रा के लोकल जाके कर्नल रिंचन के कायदात में 303 उठा के इतने एरियाज को हम अंदर घुस के उनको लैबरेट कर देते हैं, तुर्क अभी जो विच इज पार्ट ऑफ आवर इंडिया। तो आप देखो उसके बाद 99 वार में देखो लद्दाख स्काउट का कितना अच्छा परफॉर्मेंस था उस टाइम। इस टेरेन में हमें लड़ सकता है, तो उस टाइम लद्दाख स्काउट का डेकोरेशन कितना हाई हुआ था। और प्रोवाइडेड दैट कि लद्दाख 99 हो या कि गलवान के जो हादसे हुए थे, उस टाइम बॉर्डर एरियाज के लोगों ने एज अ पोर्टर, एज अ लेबर, इंडियन आर्मी को एमुनिशन हमने सब किया था, चोटियों पे हमने वॉलेंटियर्स लेके। तो पूरे भारतवर्ष को ये मालूम होना चाहिए कि आज तक ये जो लद्दाख क्षेत्र है, जो ये पहाड़ों में बहुत ताकत है और लद्दाखियों में बहुत ताकत है कि पहाड़ क्षेत्र और स्ट्रेटेजिक बॉर्डर, बीइंग अ बॉर्डर एरिया, एम्पावरमेंट की बात करना चाहते हैं ना, तो जब हमारे पास इतना सर्टिफिकेट है, तो अब भारत सरकार का फर्ज बनता है कि हमारे एरिया को एम्पावर करने में आपको एक कॉन्स्टिट्यूशनल या 6 शेड्यूल और स्टेटहुड देने में क्या दिक्कत है। हमने तो कभी पाकिस्तान जिंदाबाद नहीं किया, हमने कभी पत्थरबाजी नहीं किया था, हम तो हमेशा लड़ता रहा। बीइंग एमएलए इन जैन के लेजिस्लेटिव असेंबली में हम भी शोर मचाते थे इस चीज को लेके। तो लद्दाख जैसे एरिया में पत्थर चट्टान की तरह हम हमेशा परदादाओं के टाइम से, सिंस इंडिपेंडेंट, हम हमेशा भारत के साथ खड़ा। एंड वन मोर थिंग इम्पोर्टेंट, कुछ सोशल मीडिया में कुछ जब हमने यहाँ से प्रोटेस्ट किया था कि हमारा रिगार्डिंग 6 शेड्यूल एंड स्टेटहुड, लद्दाखियों को कुछ चैनलों ने, मैं नाम नहीं बताऊंगा, कि लद्दाखियों को एक चाइना का टैग देने की कोशिश की थी। मैं उस चीज में उसके कॉन्टेक्स्ट में एक चीज बोलना जरूर चाहता हूँ कि देखिए, चाइना के साथ हमारा 36 का अंकन है। वो कैसे? क्योंकि 1959 में जैसे हमारा लद्दाख का बुद्धिज्म का जो परम धर्म गुरु दलाई लामा जी जो है, इंडिपेंडेंट तिब्बत एक कंट्री था, उसको चाइना ने इलीगली ऑक्युपाइड किया था, और मैं भारत सरकार, नेहरू जी ने यहाँ शरण दिया था। तो हमारे धर्म गुरु को वहां से उन्होंने निकाल के बाहर कर दिया, और हमारे एक सब्जेक्ट जो हमारा पिलग्रिमेज हुआ करता था, वो हमारा कंट्री, उस चीज को लेके ना, जो हमारे लद्दाख और चाइना कभी भी, चाहे वो मजहबी सेंटिटी से देखा जाए, सेंटिमेंट से भी देखा जाए, चाइना के साथ हमारा कोई तालमेल कभी नहीं हो सकता है। चाइना में 62 में हमने इस साइड में भी, ईस्टर्न साइड में भी लद्दाखियों ने खूब लड़ा। 62 में हमने नुब्रा में जहाज वरुण बनाया, और 71 वार में भी हमने तुर्क को आजादी किया, तो 99 में भी किया। गलवान में हमारा परफॉर्मेंस भी कितना अच्छा रहा, वो तारीख गवाह है। तो मैं सोचता हूँ कि इस कॉन्टेक्स्ट में भारत सरकार को हमारा ख्याल रखना चाहिए। उसके बाद हम दोबारा वापस आते हैं सर। ले एपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के जो यूनाइटेड फ्रंट को कैसे देखते हैं, जो 4 पॉइंट एजेंडा वो लेके गवर्नमेंट के साथ बातचीत, सर इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, जब जैसे मैंने आपको कहा ना, हम डिस्पाइट हम भारत माता के बहुत आहुति लगे, उसके बगैर भी जब यूनिटी मिला, एब्रोगेशन ऑफ 370 हुआ, उसके बाद हमें डिसएम्पावरमेंट हुआ, तो लोगों में काफी दुख तकलीफ हुई, ऑब्वियसली बहुत एप्रिशिएट रहा। ये मजबूरी ऑर्गेनाइजेशन हमें बनाना पड़ा हमें। एपेक्स ले डिस्ट्रिक्ट का, और केडी है जो कारगिल डिस्ट्रिक्ट का, जिसमें सब रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन और पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो हमने 4 पॉइंट एजेंडे पर काम किया है कि हमने एक लद्दाख को 6 शेड्यूल या स्टेट में ग्रांट किया जाए, और लद्दाख पब्लिक सर्विस कमीशन सेपरेट एमपी फॉर जो ले एंड कारगिल, और बच्चों के एस्पिरेशन के लिए
उनकी डिमांड थे बच्चों के अनएम्प्लॉयड की थी, लद्दाख पब्लिक सर्विस कमीशन भी होती है जैसे ना। तो ये मैं समझता हूँ एपेक्स ऑफ क्रिएटिविटी है आज की तारीख में पूरे लद्दाख का अवाम का आवाज बन के रहा। और मेरे ख्याल में इस दोनों बॉडियों का भारत सरकार को इनको सुनना बहुत, मेरे ख्याल में आज की तारीख में बहुत जरूरी है। सर तो मैं ये पूछना चाहूंगी, कल को अगर लद्दाख को 6 शेड्यूल या लेजिस्लेचर होता है तो उसका क्या क्या फायदा होगा और हमारे गवर्नेंस में कैसे कैसे चेंजेस आएंगे? देखिए ये 6 शेड्यूल वो या स्टेट होगी, हमने अवेलेबल प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो अवेलेबल है वही डिमांड कर रहे, मतलब कोई सेपरेट जो किताब में नहीं वो नहीं मांग। तो उस अगर लद्दाख को स्टेट हुड मिल, जैसे सिक्किम में 32 एमएलए का वो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, सिक्किम जैसे इलाके में दे सकता है तो बॉर्डरिंग एरिया जो चाइना से भी कर सकता है। तो 6 शेड्यूल में ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनेगा जो ऑलरेडी सेटअप हमारे में लगभग सेटअप है। इसमें क्या होगा कि कई चीजों में लद्दाख अपना जो पॉलिसी फ्रेम करेगा, कुछ लेजिस्लेटिव पावर ओवर लैंड एंड जॉब्स एंड अदर सब्जेक्ट्स रिलेटेड टू द बिजनेस प्रोग्रेस, तो उस चीज के लिए भी लद्दाख में अपने ताकि के आवाम के पास ही रहेगा कि जो हर एक स्टेट में होता है, कोई नई चीज नहीं है ये। जैसे कि पंजाब है, उत्तर प्रदेश हो या हरियाणा हो या महाराष्ट्र हो, सब में अपना वो स्टेट लेजिस्लेचर तो सबके पास है। बस उसका दो चीज है कि स्टेट होगा तो एमएलए आएंगे और 6 शेड्यूल होगा तो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल आएंगे जिसमें काउंसिलर साहब आएंगे, लेजिस्लेटिव पावर फ्रेम करने का पावर मिलेगा। जो कोई भारतवर्ष में ऐसा नहीं है कि कई चीजें ऐसा है ही नहीं, जो है अवेलेबल वही चीज मांग रहे हैं। लोग सोचते हैं कि हम कोई आजादी तो नहीं मांग रहे हैं, ऐसा तो नहीं है। 6 शेड्यूल में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है और स्टेटहुड का प्रोविजन भी है जो दे सकते हैं आप। सिक्किम को 32 में दे सकते हैं। तो एरिया वाइज दिस इज द लार्जेस्ट यूनिटी इन टर्म्स ऑफ एरिया एंड स्ट्रेटेजिक एरिया को इम्पोर्ट करने के लिए में इन दोनों में कोई भी इस चीज को मेरे ख्याल में भारत सरकार को मानना चाहिए। इस अक्टूबर में हिल काउंसिल के इलेक्शंस भी होने वाले हैं सर, और आपको क्या लगता है किन किन इश्यूज पर ज्यादा फोकस होना चाहिए? और साथ में एमएचए ने रिसेंटली 5 न्यू डिस्ट्रिक्ट्स के भी अनाउंसमेंट, तो वो हमारे हिल काउंसिल एक्ट 1997 में कितना फिट बैठ? इलेक्शन होगा कि नहीं ये एक कुछ क्वेश्चन मार्क है, ठीक है ना। अभी क्योंकि ये जो स्टेट रिओर्गेनाइजेशन एक्ट में एलएसटीसी एक्ट 1997 को उसमें इंटेक्ट रखा हुआ है। स्टेट रिओर्गेनाइजेशन इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल और उसमें एलएसटीसी एक्ट 1997 इज अ स्टैट्यूटरी, ठीक है। एक स्टैट्यूटरी को इंटेक्ट रखा है इसमें। तो अभी पहले तो क्या था कि सेटअप में क्या था कि काउंसिल में एक डीसी हुआ करता था जो कि एक्टिंग एज अ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, सीईओ थी एलएसटीसी, एक डीसी उसके ऊपर है नहीं है हमारे पास ब्यूरोक्रेट्स। आज के सेटअप में अभी कमिश्नर्स आ गए, एडवाइजर आ गया, गवर्नर साहब आ गए, उसके ऊपर तो डायरेक्टर्स भी आ गए। तो आप आने वाले अक्टूबर में इलेक्शन होगा कि नहीं वो एक क्वेश्चन है। एंड मोर और आपने 5 डिस्ट्रिक्ट की बात करें ना, 6-7 हो गए जो एग्जिस्टिंग 2 लगा के टोटल। तो एनएचडीसी एक्ट 1997 में साफ सुथरे लफ्जों में लिखा है कि देयर शैल बी ओनली 2 डिस्ट्रिक्ट, उसमें 2 डिस्ट्रिक्ट की जिक्र है, लेह और कारगिल। तो कारगिल का ही कौंसल है आज की तारीख में, लेह का ही कौंसल है। आप नए डिस्ट्रिक्ट वो करते हैं, कमीशन करते हैं सब। तो एनएचडीसी एक्ट 1997 को उसको अमेंड करना पड़ेगा। अब मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है कि एनएचडीसी एक्ट को अमेंड करके, जैसे नुब्रा है बॉर्डर एरिया, जमतांग है डिस्ट्रिक्ट है, शाम डिस्ट्रिक्ट है, सब उनको अगर इसी हिल कौंसल के अंडर रखते हैं तो फिर डिस्ट्रिक्ट का पर्पस, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव सब नहीं होगा। जैसे कि नुब्रा डिस्ट्रिक्ट, शाम डिस्ट्रिक्ट, चांगतांग डिस्ट्रिक्ट एक सीसी होगा ले, तो पब्लिक डिस्ट्रिक्ट का मकसद क्या होता है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंट टू द पीपल ऑफ फार फ्लंग एरिया। उससे तो सब नहीं होता है। फिर सीसी के पास हमें आना पड़ेगा यहाँ वो एप्लीकेशन देके। तो मेरे कहने के मतलब है इस सेटअप में एलएसडीसी को कैसे एडजस्ट करना है शायद वो सरकार देख रहा होगा। अगर वो डिस्ट्रिक्ट वो इसी सीसी के अंडर डालेंगे, इसी हिल कॉन्सेप्ट के सेटअप में डालेंगे तो मेरे ख्याल में फिर पब्लिक को कन्वीनियंट नहीं होगा।
जी। क्योंकि डिस्ट्रिक्ट का एक और पर्पस होता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एट द डोर स्टेप इन द फार एरियाज। तो मेरे ख्याल में अब इस सेटअप में सब कंफ्यूजन है कि इलेक्शन होगा कि नहीं। आज की तारीख में ये मैं आप ऑन रिकॉर्ड बोलना चाह रहा हूँ कि एलएसटीसी एक्ट 1997 का कोई रिलीवेंस नहीं रहा, विच इज स्टैट्यूटरी बॉडी। कोई कॉन्स्टिट्यूशनल मेकिंग पावर है नहीं, लेजिस्लेटिव पावर बिल्कुल नहीं है उनके पास में। तो मेरे ख्याल में इसीलिए लद्दाख सफोकेट होके ना एपेक्स और केडीए बना के अब लेजिस्लेटिव पावर के लिए लड़ रहा है ना इसके दायरे में। Yes, sir. तो लास्ट में मैं आपसे ये पूछना, एज अ फॉर्मर लेजिस्लेटर, व्हाट इज योर विजन फॉर अ पॉलिटिकली एम्पावर्ड लद्दाख? देखिए, पॉलिटिकली एम्पावर तभी होगा जब हमारे अवाम को एम्पावर, लोगों के हक में एक हाथों में दे, एक कॉन्स्टिट्यूशनल लेजिस्लेटिव टूल्स दे जो हम खुद अपना पॉलिसी फ्रेम कर सके। देखिए, अभी मैं एक लास्ट में एक चीज बताना बहुत जरूरी समझता हूँ। देखिए, कल हमें ये इंडिया और पाकिस्तान के साथ एक टेंशन हुआ है जो अभी सीज़फायर में है। बॉर्डर एरिया को स्ट्रेंथन करना है तो बॉर्डर एरिया के रेजिडेंट को स्ट्रेंथन कीजिए। चाइना में एक चीज क्या होता है उनके एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप में, और रिसेंटली जो उन्होंने, हालांकि वो कम्युनिस्ट है, बॉर्डर एरियाज में कुछ इलाकों में उन्होंने भी ऑटोनॉमी दी हो। तो हमारा तो रिकॉर्ड भी क्लियर है, जितना मैंने आपको बताया, हमने तो सन 45 से लेके आज तक जितना भी एग्रेशन हुआ चाइना और पाकिस्तान के, हम तो खड़े थे। तो पॉलिटिकली एम्पावर करना है तो हमें सच में लेजिस्लेटिव फॉर्म में हमें एम्पावर करना बहुत जरूरी है। और जो मैंने पॉइंट्स बताया है, जैसे कि स्पेशली अभी जो अनएम्प्लॉयड का जो है अभी एज ऑफ नाउ, जो यूथ डिप्रेशन में जाते हैं तो वो कहीं गलत रास्ते पे जाते हैं। और लद्दाख जैसे एरिया में पहले कोई ड्रग्स अब्यूज करके कभी नहीं आता था, अब वो बढ़ने लगे, विच इज वेरी अलार्मिंग सिचुएशन में। तो सरकार की नौकरी तो सरकार की नौकरी। एक चीज मैं फिर भूल गया आपको, जो सरकार जो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट देने के लिए जो एक स्कीम देता है, हमारा एक यूटी बनने के बाद और पहले और बाद, अभी जो डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री की तरफ से हमें अनएम्प्लॉयड को एंटरप्रेन्योरशिप में एक सब्सिडी कंपोनेंट देते हैं, वो भी 3-4 साल से अटका हुआ है। तो यहाँ का और एक चीज से था, पहले हम JNK में था तो जम्मू एंड कश्मीर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन भी होता था, उसके थ्रू हमने बहुत बड़े बड़े बच्चों को एंटरप्रेन्योरशिप फील्ड में डाल दिया, बिजनेस स्कोप में हमने एवेन्यूज में उनको हमने डाल दिया था। अब आज की तारीख में एक ST/SC का भी होता था हमारा पास, आज की तारीख में वो सब जितना देना चाहिए एवेन्यूज, सरकार को ये भी ख्याल रखना है कि आपने बिजनेस में एवेन्यूज में कैसे बच्चों को फिट करना है ताकि मार्केट के हिसाब से, उस चीज पर तवज्जो देना बहुत जरूरी है, ये मैसेज। और बीइंग अ स्ट्रेटेजिक एरिया में सरकार से, मोदी सरकार से, अमित शाह जी से ये अपील करना चाहता हूँ, आप हमें जो आम जो स्टेट है उस नजरिए से मत देखिए, हमें रिवार्ड देने का अभी वक्त है आगे। तो हमने, क्योंकि मैंने बताया कि वी आर स्टैंड विद मदर इंडिया, भारत माता के साथ हमेशा खड़ा था, हमने अभी भी खड़ा रहेंगे आने वाले साल में। तो इस चीज को मद्देनजर रखते हुए हमारा जितना भी एपेक्स ऑफ केडीए का जो डिमांड है उसको पूरी कीजिए। ये हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू।